नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम ना सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो से लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। जी हां, देश के टेलीविजन इतिहास का इकलौता शो है जिसमें दर्शक जुड़े होते हैं बहस करने के लिए। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है, क्या एलएसी पर ताजा तनाव युद्ध की आहट है। ये देखिए, ये 3 मुद्दे थे जिसे 69% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल भी शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। चीन की सबसे बड़ी भूल यही है कि उसने भारत को एलएसी पर 1962 वाले हालात और तैयारी से आंका था और अपना विस्तारवाद एजेंडा बढ़ाने की फिराक में था। मगर भारत के बदले अंदाज और आक्रामक रणनीति ने बीजिंग के मंसूबों को न सिर्फ ध्वस्त किया, बल्कि हाई टेंशन बने ईस्टर्न लद्दाख के इलाकों में हमारी फोर्स ने पकड़ मजबूत कर ली है। इन सबके बीच एलएसी पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। लद्दाख दौरे पर आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने कहा कि एलएसी पर स्थिति नाजुक है और गंभीर है। उधर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि दशकों बाद ऐसा तनाव देखने को मिला है। ऐसे में सवाल यही है कि तनाव बढ़ाकर क्या चाहता है चीन, और क्या ये युद्ध की आहट है। एलएसी पर विश्वासघाती चीन की घेराबंदी, भारत के अंदाज से डरा ड्रैगन, सरहद पर हिंद का सख्त एक्शन। क्या युद्ध चाहता है ड्रैगन? मामला हल होना चाहिए, लेकिन कहां तक हल होगा अभी इस संबंध में मैं पूरे सधी रणनीति और सटीक प्रहार से हिंद के जाबाजों ने चीन के विस्तारवादी एजेंडे को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। अब चीन सकपका रहा है और इसकी वजह है एलएसी पर भारत की मजबूत पकड़। भारतीय सैनिकों की पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर सभी अहम चोटियों पर तैनाती से चीनी सैनिकों की हरकत पकड़ में आ रही है। लद्दाख में तनावपूर्ण हालात के बीच आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने भी साफ कर दिया है कि हर मोर्चे पर भारत संयम रखते हुए तैयार है। पिछले 3 महीने से स्थिति नाजुक ही थे। जो यथास्थिति है उसको हम बरकरार रखेंगे और इसको बरकरार रखने के लिए अलग अलग जरिए से बातचीत चल रही है, मिलिट्री लेवल पर भी, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी। जबकि एससीओ समिट 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि शांति के लिए आक्रामक तेवर ठीक नहीं है। अच्छा होगा चीन ये बात समझ ले कि ये नए भारत का अंदाज है। भारत अपने पड़ोसियों का सम्मान करता है, लेकिन उकसाने पर जवाब देने से भी नहीं चूकेगा भारत। यही वजह है कि चीन से लगी सीमा पर नई रणनीति अख्तियार कर ली है। पहले ब्लैक टॉप जैसे हिल पर भारतीय जवानों की तैनाती नहीं थी। अब लद्दाख के हाई हिल पर भारतीय फोर्स ने संभाला मोर्चा। पहले चीन के साथ सभी एग्रीमेंट का सम्मान करते हुए पेट्रोलिंग के दौरान भारतीय सेना लोडेड आर्म्स का इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन चीन की धोखेबाजी के बाद अब भारतीय सेना लोडेड आर्म्स के साथ मुस्तैद है। नए बदलावों के तहत अब एलएसी पर कमांडर को समुचित अधिकार है कि वो हालात को देखते हुए सीधे फायर के आदेश दे सकता है। पहले वेट एंड वॉच की पोजिशनिंग थी और अब तुरंत एक्शन लिया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 29-30 अगस्त की रात भारतीय फोर्स ने ठाकुंग से लेकर मुकपरी के पार की चोटियों पर मोर्चा जमा लिया है और इसमें सबसे अहम पोजीशनिंग ब्लैक टॉप है, जहां दोनों किनारों की चोटियों पर भारतीय सैनिक तैनात हैं। इसलिए इस रास्ते पर चीन की हर हलचल उनकी निगहबानी में आ गई। ब्लैक टॉप एरिया के नीचे पीएलए की आर्म्ड रेजिमेंट देखी गई। करीब 1000 से 1500 चीनी ट्रूप्स का जमावड़ा है। साफ है कि कमांडर लेवल की बातचीत को लंबा खींचकर चीन तनाव को बढ़ाने की नई चालें चल रहा है। आज देश की बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि एलएसी पर बढ़ती हलचल किस बात का इशारा कर रही है, और साफ है कि भारत के नए तेवर से कैसे चीन बैकफुट पर आता जा रहा है। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या चीन की विस्तारवादी नीति का भारत सही जवाब दे रहा है? आप इस शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय दे सकते हैं हमें। देखिए, सवाल हमारा बड़ा साफ है, क्या चीन की विस्तारवादी नीति का भारत सही जवाब दे रहा है? आपका ऑप्शन हाँ है या नहीं। वोटिंग के विकल्प आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमारा मोबाइल ऐप है जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है। इसके अलावा @NewsNationTV हमारा ट्विटर हैंडल है। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। और अगर आपकी राय है या विचार है या आप इस शो में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि हम सीधे दर्शकों को जोड़ते हैं,
इसीलिए मैं सबसे पहले आपको गेस्ट से इंट्रोड्यूस कराऊं, उससे पहले हमारा व्हाट्सएप नंबर देख लीजिए 9711002266। और मेरे साथ मेरे दर्शक भी जुड़ गए हैं विनीत कुमार सिंह लखनऊ से। इसके अलावा कौन कौन से खास मेहमान आज इस बहस में मेरे साथ होंगे? रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं जो कि लेफ्ट के नेता हैं। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ आलोक शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और मैं शुरुआत सबसे पहले विवेक कुमार सिंह के साथ करता हूं लखनऊ से। विवेक सिंह, विनीत सिंह जी, क्या भारतीय सेना सही जवाब दे रही है? आपको क्या लगता है चाइना के मद्देनजर जो भारत के कदम है वो अभी तक सही है? आपको लगता है, भरोसा है पूरा आपको? जी नमस्कार दीपक चौरसिया जी, मुझे बिल्कुल भरोसा है क्योंकि हम पिछले कई दशकों से चीन को देख रहे हैं। चीन की जो विस्तारवादी नीति है वो उससे बाज आने वाला नहीं है। तो ऐसे में हमारे पास एकमात्र यही विकल्प बचता है कि हम उसको उसी की भाषा में जवाब दें। देखिए, काफी पहले से हम बातचीत और रास्ते देख चुके हैं, लेकिन चीन अपनी हरकतों से सामान्य स्ट्रेटजी है और जो भारत सरकार की जो रणनीति है बिल्कुल ठीक है, उसको उसी की भाषा में जवाब देना ही उचित होगा। ऐसा करके ही हम चीन को रोक सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सोचिए तो और कोई विकल्प चीन के लिए है ही नहीं। और कोई विकल्प नहीं है। सीधे मैं चलता हूं आलोक शर्मा जी के पास। आलोक जी, हमारे दर्शक लखनऊ से कह रहे हैं कि सरकार जो कर रही है सही कर रही है। राहुल गांधी जी ने लगातार कई वीडियोस निकाले और सरकार जो कर रही है उस पर कई तरह के सवाल उठाए। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना करके शायद अपना ही नुकसान कर रही है? आपको यह नहीं लगता? कई सारे लोगों का यह मानना है, इसीलिए मेरा आपसे सीधा सवाल है। देखिए दीपक जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी चीन की भाषा बोली कि ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना कोई उठा है, ना बैठा है। वो सबने स्टेटमेंट सुनी होगी। मुझे लगता है कि अगर कुछ हुआ ही नहीं था तो फिर ये इतनी तनातनी क्यों हो रही? हमारे 20 जवान शहीद कैसे हो गए? पहले मोदी साहब ने चीन की भाषा बोली, फिर बीजेपी ने मोदी साहब की भाषा बोली, फिर उसके बाद मीडिया के एक वर्ग ने बोली। मुझे लगता है पूरी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया इस वर्तमान सरकार ने। मोदी जी मोड़ना चाह रहे हैं। आप देखिए 19 जून को ऑल पार्टी मीटिंग में स्टेटमेंट आती है, लेकिन उससे पहले 17 जून को फाइनेंस मिनिस्टर गलवान घाटी में कब्जा है ये लिखित में कहते हैं। 20 और 25 जून को फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से पूरी तरह से माना गया है कि मई और जून में घुसपैठ हुई है। हमारे जो एम्बेसडर है चाइना में वो भी कह रहे हैं कि उनको पीछे हटना चाहिए। तो मुझे लगता है कि डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एम्बेसडर और प्रधानमंत्री अगर 4 तरह की भाषाएं बोलेंगे और चाइना जिस तरह से एग्रेशन के साथ वहां पर बैठा है, तो आज हम बीजेपी से और हम क्या पूरा देश पूछना चाहता है कि कब्जा है कि नहीं चाइना का? क्या फिंगर पॉइंट 4 से 8 तक कब्जा अभी चाइना का है कि नहीं? देश के प्रधानमंत्री ने झूठ क्यों बोला? क्या देश के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से भी डरते हैं? 4 से 8 फिंगर तक जो वहां पर कब्जा हुआ है और तमाम जो सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं उससे जो दिखाई दे रहा है भारत सरकार की क्या रणनीति। देखिए, आर्मी अपना काम कर रही है, पूरा देश आर्मी के साथ खड़ा है, निडरता के साथ वो लड़ रहे हैं, लेकिन इस सरकार जो है पूरी तरह से देश को गुमराह कर रही है। ठीक है, सीधा आपका सवाल डॉक्टर संबित पात्रा, आलोक शर्मा जी का सीधा कहना। आलोक भाई, सब बराबर बोलेंगे। आलोक शर्मा जी का सीधा कहना है कि फिंगर 4 से फिंगर 8 तक चीन पर कब्जा, चीन का कब्जा है। क्या कहेगी सरकार इस पर? और क्या सरकार ने इस मसले पर गुमराह किया ये कह के ना कोई आया है ना कोई कब्जा हुआ है? देखिए, पहली बात है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहती रहे, कुछ भी करती रहे, हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की आर्मी के शौर्य और हिंदुस्तान की सरकार की डिप्लोमेटिक एटीट्यूड और उसके जो सख्त रवैये को अच्छी तरह से पहचानती है। पहली बात तो है, इन्होंने कहा कि चाइना ने कब्जा कर लिया है। मैं आज पूछना चाहता हूं, कब्जा कैसे होता है? कब्जा तभी होता है जब हमारी सेना को धकेल करके कोई दुश्मन सेना आगे बढ़ जाए और किसी जमीन के खंड पर कब्जा कर ले। मतलब यहां कांग्रेस पार्टी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रही है कि हमारी सेना अर्थात भारतीय सेना शौर्य दिखा नहीं पाई
और चीन की सेना आके हिंदुस्तान के सरजमीन पर कब्जा कर लेती है। और ये कोई आज से नहीं कह रही है, ये शुरू से ही इनका टेक यही है कि हिंदुस्तान की सेना ने शौर्य नहीं दिखाया और हिंदुस्तान की सेना को पीछे हटना पड़ा और चीन की सेना जो है बड़े पराक्रम दिखाते हुए वो हिंदुस्तान में घुस आई और कब्जा कर ली। मैं तो पहले बता दूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं हिंदुस्तान की सेना के साथ खड़ा हूं, मैं चीन के पीएलए के साथ नहीं खड़ा हूं। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्टता के साथ कहा कि कोई एलओसी के इस पार 1 इंच भी जमीन लेने की किसी में हिम्मत नहीं है, 1 इंच की जमीन भी नहीं गई है। देखिए, एलएसी है और सीमा है, दोनों अलग अलग हैं। सीमा से कब्जा हुआ है वो तो पंडित नेहरू के जमाने में कई हजार स्क्वायर किलोमीटर कब्जा लिया गया और एक तरह से गिफ्ट में चाइना को दिया गया। आज जो एलएसी है, कानून के हिसाब से, यहाँ एक्सपर्ट भी बैठे हैं, आप एक्सपर्ट से पूछिएगा, कानून के हिसाब से 1993, 1996 और 2013 में जो हमारे हस्ताक्षर किए गए थे रूल्स, उसके हिसाब से कोई भी सेना, चाहे हमारी सेना चाहे चीन की सेना, वो एलएसी के 2 किलोमीटर इस तरफ और 2 किलोमीटर उस तरफ, जो एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन है, उसमें बिल्डअप नहीं कर सकती है, वहां भी नहीं घुस सकती है, वहां किसी प्रकार की टेम्पररी या परमानेंट स्ट्रक्चर इरेक्ट नहीं कर सकती है। यही करारनामा है। करारनामा को ताक में रखकर जिस प्रकार चीन ने एलएसी के अपने तरफ ही नॉन परमानेंट स्ट्रक्चर इरेक्ट करने की कोशिश की और वहां जमावड़ा किया, हमने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। बहरहाल अभी जो पैंगोंग साउथ में परिस्थिति है, हमने हिल टॉप ऑक्यूपाई किया है। आज पहली बार इंडिया पूरे 1962 से आज तक, मैं इंडियन एक्सप्रेस का वो कटिंग भी लेके बैठा हूं, 1962 से आज पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत एक ऐसे पोजीशन में है जो पोजीशन एडवांटेज है। आपने खुद देखा होगा किस प्रकार इस एससीओ की मीटिंग में रसिया में चीन के जो विदेश मंत्री हैं, चीन के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वाई, वो आज एक तरह से गुहार लगा रहे हैं कि हमसे बात कर ले इंडिया, हमको सुने इंडिया। आज पोजीशन एडवांटेज के कारण ये हो रहा है। ठीक है, मैं सीधे आलोक जी के पास जाता हूं। आलोक जी, मेरा सवाल सीधा है, आज की सिचुएशन की अगर हम बात करें तो आज काला टॉप, जिसे ब्लैक टॉप कहते हैं, AC-30 और हेलमेट टॉप, तीनों पर भारतीय सेना है। पीएलए के ऊपर वो ऊपर से नजर रख रही है, बहुत ज्यादा हाइट से। ये सभी लोग कह रहे हैं कि भारत के लिए एडवांटेज है। तो इस रणनीति के लिए तो आपको सरकार की तारीफ करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हम आपके साथ खड़े हैं। देखिए, हम पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हैं, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन हम चाहते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री महोदय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि चाइना के बॉर्डर पर क्या चल रहा है। जहां तक बात चाइना की है, अभी इन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई हमें वो नहीं है। अभी जो बोला बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने, वही प्रवक्ता महोदय हैं जिन्होंने कंफ्यूजन फैलाया था कि हथियार लेकर हमारे सैनिक थे या नहीं थे, हमारे सैनिक निहत्थे थे। आज तक देश को नहीं पता चला। मुझे लगता है कि आज देश को वास्तविकता क्या है उसका पता चलना बहुत जरूरी है। डेपसोंग व दौलत बेग गोल्डी पर आज चाइना का कब्जा है, कभी विवादित नहीं रहा। हमारी सेनाएं वहां पर पेट्रोलिंग करती थी, लेकिन उसके बावजूद आज भी जिस तरह के हालात हैं, सरकार कोई भी बात, और ये केवल अब वहां पर केवल एक भाग में नहीं, उत्तराखंड के पास लिपुलेख में भी पूरी तरह से जमावड़ा हो गया है। नाथुला के पास पूरी तरह से मिसाइल इन्होंने तैनात कर दी है। मुझे लगता है कि आज आपके भी अभी चैनल ने दिखाया कि 17 और 18 जून के बीच में जो डिफेंस मिनिस्टर महोदय का बयान था, वो अभी आपने दिखाया कि कितना मसला हल होगा, अभी पता नहीं है। ट्वीट भी है उनका। तो अगर कुछ हुआ ही नहीं है, कहीं पर कोई दिक्कत ही नहीं हुई है, हमारे 20 जवान शहीद हुए, 100 से ज्यादा घायल हो गए, चुशुल वार्ता जो 31 अगस्त से चल रही है और आर्मी बार बार कह रही है कि मई से पहले की स्थिति हमें चाहिए, वो मई से पहले की स्थिति क्या थी? अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो इसके प्रधानमंत्री के महोदय के अनुसार अगर मांग लें, तो मुझे लगता है कि आज देश के सामने भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है मोदी जी की, उसको पूरी तरह से वास्तविकता को बताना चाहिए। पूरा सीधा यही सवाल ले लेते हैं संबित पात्रा जी से, यही सवाल ले लेते हैं संबित पात्रा जी से। आलोक भाई, आपने कहा यही सवाल ले लेते हैं संबित पात्रा से, लेकिन संबित पात्रा जी से, लेकिन मैं यहां पर एक खबर बता दूं, ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हम हमारी बहस में बने रहेंगे। संबित पात्रा जी, अगर कुछ हुआ ही नहीं था तो फिर यह कहने की सेना को, सरकार को जरूरत क्या पड़ी कि हम अप्रैल 2020 के जो स्टेटस को था, यथास्थिति थी, उसको चाहते हैं? फिर मैं बहस को आगे बढ़ाऊंगा, विवेक जी भी जुड़ेंगे, जनरल सिन्हा भी जुड़ेंगे। मैं समझाता हूं, बिल्कुल सही। सरकार ने कहा कि स्टेटस को एंटाई, अर्थात पूर्व की स्थिति हमें चाहिए।
मैंने इससे पहले भी समझाया कि एलएसी के आसपास के क्षेत्र को एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन कहते हैं, और करारनामा जो 1993 में, 96 में, 2005 में, 2013 में जो करारनामा हुआ, उस करारनामा के अंतर्गत यहां भी किसी प्रकार से ना हमारी सेना ना पीएलए कोई टेम्पररी स्ट्रक्चर बना सकती है, ना अपने ही एलएसी के तरफ वो जमावड़ा कर सकती है, जिसको कि नजरअंदाज करते हुए, इन करारनामाओं को नजरअंदाज करते हुए चीन की सेना ने एलएसी के अपने तरफ भारी जमावड़ा किया और वहां टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाया, जिसको कि रिटेलिएट किया गया। पहले भी उन्होंने गलवान में घुसने की कोशिश की थी, हमारे 20 जवानों ने जिस प्रकार से उनको हमला किया, उन पर प्रीएम्प्ट किया पूरी स्थिति को, और हिंदुस्तान के सरहद एलएसी पे, सरहद नहीं एलएसी में घुसने नहीं दिया, वो अपने आप में बड़ी बात थी। आप याद करिए उस समय कांग्रेस पार्टी ने 2 सवाल उठाए थे। पहला सवाल कांग्रेस पार्टी ने किया था कि हिंदुस्तान की सेना ने जो 20 हमारे जवान जिनको शहादत मिली थी, उन्होंने एक भी पीएलए के हैवान को नहीं मारा है। आप याद करिए हुसैन दलवाई जो इनके सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो इनके मेंबर ऑफ, मैं कंप्लीट कर लूं, मैं जरा बोल लूं दीपक भाई, धन्यवाद दीपक भाई। हुसैन दीपक भाई मैं बीच में तो ठीक है आलोक भाई, आपको भी वक्त मिलेगा, बेहतर ये हम शांति से दोनों एक मिनट बोले और दोनों एक दूसरे की बात का काउंटर करें, मैं यही चाहता हूं, और इसीलिए ये देश की बहस है। संबित जी कंप्लीट करिए। थैंक यू। देखिए हुसैन दलवाई जी की बाइट में आपके आर्काइव से कहूंगा कि आपकी आर्काइव हुसैन दलवाई जी की बाइट निकाले, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि एक भी जवान को नहीं मारा है, नंबर 1। नंबर 2, आप याद करिए जब प्रधानमंत्री लद्दाख गए थे और उन्होंने भारतीय सेना को एड्रेस किया, उसके बाद वो अस्पताल गए थे, अस्पताल में जिन लोगों की हताहत हुए थे उन सैनिकों से मिले। उस दिन कांग्रेस पार्टी के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल ने ट्वीट किया कि ये तो फैंसी ड्रेस है, यहाँ कहाँ कोई भी हताहत नहीं है, ये तो कोई नकली लोग लग रहे हैं, ये तो पेशेंट भी नहीं लग रहे हैं, ये तो सारे ऐसे लग रहा है जैसा कि सब कुछ बनाया हुआ है। बाद में आर्मी को इंटरप्ट करना पड़ा, आर्मी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया कि ये जो कांग्रेस बोल रही है ये झूठ बोल रही है, ये सारे के सारे लोग हताहत हुए हैं, और चूंकि कोविड काल चल रहा है इसलिए इनको अलग से ऑडिटोरियम रूम में रखा गया है, रिसेप्शन रूम में रखा गया है। ये तो आपको पता ही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी कहा था हमें सबूत दीजिए, एविडेंस दीजिए, वरना हम सर्जिकल स्ट्राइक पे विश्वास नहीं करते हैं। आप बताइए दीपक जी, ये कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए प्रधानमंत्री को, स्थिति क्या है? कल मैं देख रहा था अमेरिका के अखबार में, कल मैं देख रहा था चीन के भी कुछ अखबारों में लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान की आर्मी 4 किलोमीटर घुस गई है चीन के अंदर। आप बताइए ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए क्या कि स्ट्रेटेजिक मूवमेंट क्या हो रही है आर्मी का? देखिए कुछ पत्रकार ऐसे थे, आप याद करिए, जो ऑन द स्पॉट जाके पहले रिपोर्ट करते थे कि अभी मिसाइल लॉन्च होगा, अभी हमारी इंडियन आर्मी वहां जा रही है, जिससे लाभ किसको होता था? दुश्मन देश को होता था। कारगिल युद्ध के समय भी पाकिस्तान को इसी प्रकार फायदा दिया गया, और कुछ इन्हीं के पत्रकारों ने 26/11 में मुंबई में खड़े होकर भी फायदा पाकिस्तान को पहुंचाया था। अभी भी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वहां से लाइव टेलीकास्ट हो और प्रधानमंत्री बोले कि हमारी मिसाइल कहां पर खड़ी है, हमारी आर्मी कहां मार्च कर रही है, ताकि फायदा चाइना को हो। क्योंकि मां बेटे ने 2008 में चाइना में एमओयू साइन किया है। ये बोल रहे थे हम मोर नचा रहे हैं। अरे मोर को तो छोड़िए, आपने तो एमओयू नचाया है, एमओयू, ये एमओयू आपको नचा रही है। आलोक शर्मा जी, मेरा सीधा सवाल है, क्या कांग्रेस पार्टी जिसने इतने साल राज किया है वो इतना बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान देगी कि प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर को सीमा के हालात पर, जहां पर तनाव हो, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए? और इस जवाब के बाद मैं बहस को खोलूंगा संबित जी से काउंटर लेने के बाद। आलोक जी, ये मांग थोड़ी बचकानी नहीं लग रही आपको? मुझे लगता है चाइना के बॉर्डर पर क्या सिचुएशन है बिल्कुल बताना चाहिए। इसमें गैर जिम्मेदाराना क्या है? अगर पड़ोसी देश हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है, उसमें चीज को क्लैरिफाई करने में कहाँ चूक हुई है, किसकी चूक हुई है, क्या दिक्कत है? क्या पहले प्रधानमंत्री ने नहीं की है? दूसरी बात, जो अभी कह रहे हैं कि आर्मी को इंटरफेयर करना पड़ा और वो हॉस्पिटल ऐसा था और वो वैसा था, वो पूरी तरह से मोदी जी के भाषण के लिए स्टेज सजाई गई थी। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ कि मोदी जी के भाषण के लिए स्टेज सजाई गई थी। शायद देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री रहे होंगे जिन्होंने हॉस्पिटल में जाके सैनिकों को भाषण दिया। मुझे लगता है कि वहां पर तमाम फोटो सोशल मीडिया पर आई थी। बीजेपी को शांत रहना चाहिए उस मुद्दे पर। जहां तक बात आज की है, क्यों नहीं पूछा जाए कि कब्जा है कि नहीं? क्या 4 और 8 के बीच में हमारा कब्जा है? क्या आईटीबीपी के जवान फिंगर पॉइंट 4 से पीछे हटाकर 2 और 3 के बीच में हमारी सरकार ने आदेश दिया है कि नहीं? इसके बारे में क्यों नहीं नीति स्पष्ट होनी चाहिए? और अगर ऐसा कुछ है ही नहीं तो आप आज ये कितना बड़ा शो चला रहे हैं कि युद्ध के हालात बन गए। क्यों बन गए युद्ध के हालात?
चीन जो भाषा बोलता है वही संबित पात्रा जी घुमा फिरा के बोल रहे हैं, गोल गोल करके एलएसी का ये है, उसका वो डेफिनेशन है। मुझे लगता है कि चीन की भाषा बीजेपी को बोलना कम कर देना चाहिए। और कुछ डिफेंस एक्सपर्ट भी ऐसे हैं जो बीजेपी के पेरोल पे काम करते हुए कई बार नजर आते हैं। मुझे लगता है उनको भी आर्मी की भाषा ये थोड़ा ज्यादा हो गया आलोक भाई, कोई अपनी व्यक्तिगत राय दे रहा है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, उस पर इस तरह की टिप्पणी, क्योंकि मेरे साथ भी जनरल सिन्हा बैठे हुए हैं, हर तरह के डिफेंस एक्सपर्ट आते हैं जो सरकार का समर्थन भी करते हैं और विरोध भी करते हैं। मेरे ख्याल से इस पर आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये डिफेंस एक्सपर्ट का मामला था, इसलिए मैंने टिप्पणी की। संबित पात्रा जी, एक सवाल मैं और पूछूंगा आपसे कि कल द हिंदू ने एक स्टोरी छापी है कि 10,000 स्क्वायर किलोमीटर 1,000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन ने कब्जा कर लिया है, ऐसी खुफिया रिपोर्ट सरकार को दी गई है गुप्तचर एजेंसियों की तरफ से। उस स्टोरी की क्या हकीकत है? और आलोक शर्मा कह रहे हैं कि उस हॉस्पिटल को तो स्टेज सजाया गया था प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के लिए, फिर बोल रहे इवेंट कर रहे थे प्रधानमंत्री घायल सैनिकों के साथ। देखिए, इन्होंने कहा कि कुछ लोग पेरोल पे हैं। मैं बताता हूं पेरोल पे कौन है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी चाइना के पेरोल पे हैं। अब मैं आराम से बात कर लूं, धन्यवाद। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके चैनल पे मैं बिल्कुल लूंगा जवाब, उनको कह दीजिए, मैं जवाब लूंगा जवाब। हाँ, ये चिल्लाने वाली डिबेट नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। दीपक जी, देखिए, पहले तो इन्होंने कहा कुछ लोग पेरोल पे है चाइना के। मैं बता रहा हूं, और मेरे खिलाफ डिफेमेशन केस करिए आप, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। बिल्कुल है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्षा और पूर्व अध्यक्षा हैं, वो चाइना के पेरोल पे हैं। तभी तो 2008 में जाके एमओयू साइन किया था। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कुछ सेना के लोग भी और सेना के एक्सपर्ट इत्यादि भी। देखिए, फिर शुरू हो गई ये ऐसे। जरा इनको कहिए ये मेरे एलएसी के अंदर ना घुसे। मैं तो इनके एलएसी पे आक्रमण नहीं कर रहा था, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं? दीपक जी, जरा ये शांत कर लीजिए इनको, फिर मैं आराम से बोल लूं। दीपक जी, जरा आलोक भाई, आपके सवाल का भी जवाब लूंगा। फिंगर 4 और फिंगर 8 उनको कंक्लूड करने दीजिए, उसके बाद मुझे बहस भी खोलनी है। संबित पात्रा जी, 1,000 स्क्वायर किलोमीटर 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूं। आलोक जी की भी बातों का जवाब देता हूं और आपकी बातों का भी। इन्होंने कहा कुछ आर्मी के लोग इंडिया, मतलब जो इंडिया के आर्मी के लोग हैं, वो दूसरे देश के पेरोल पे है, चाइना के पेरोल पे। देखिए, ये तो कह ही सकते हैं, ये तो आर्मी के चीफ, ये तो आर्मी देखिए, फिर दीपक भाई, ये तो नॉन स्टॉप ऐसे चिल्लाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड होकर ऐसे चिल्लाएंगे तो कैसे होगा दीपक भाई इनको रोकिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी की पेरोल पे, सेना के अधिकारी बीजेपी की पेरोल पे। अच्छा, कुछ सेना के अधिकारी बीजेपी के पेरोल पे है, ठीक है। इन्होंने कहा कुछ सेना के अधिकारी जो हैं वो बीजेपी के पेरोल पे है। देखिए, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा तक कह दिया था, तो इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये आर्मी के चीफ, ये एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल, इनका रेस्पेक्ट करेंगे क्या? ये राहुल सोनिया को बचाते खुद खत्म हो जाएंगे और आर्मी के चीफ के लिए एक सम्मान का शब्द नहीं करेंगे। दूसरी बात, अरे भैया दीपक भाई, मैं भी इनके बीच में बोलूंगा तो डिबेट, बहस वाली डिबेट हो जाएगी। मुझे लगता है इतने गंभीर मसले में इस प्रकार चिल्लाना नहीं चाहिए। जवाब दे रहे हैं आलोक भाई, जवाब दे रहे हैं। नहीं दूंगा तो मैं सवाल पूछूंगा, बीच में अगर बोलेंगे। वैसे भी आपका ऑडियो, आलोक जी का ऑडियो थोड़ा ठीक करने की कोशिश करिए, बड़ा हम आ रहा है उसके अंदर। संबित जी, कहां से ऑडियो ठीक? हाँ, कहां से आएगा ऑडियो ठीक? झूठ बोलेंगे तो। देखिए, सबसे बड़ी बात, इन्होंने कहा देश हमें कुछ बता नहीं रहा है कि बॉर्डर पे क्या हो रहा है। किसने कहा कि देश इन्हें कुछ बता नहीं रहा है? ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये क्या, किसको लेके आए हैं दीपक भाई? ये क्या, ये चाइनीज सर को जरा बोलिए, शांत रहेंगे। ये जरा चाइनीज सर को बोलिए, साइलेंस रहेंगे। भगवान, फिर देखो हिंदुस्तान अपनी पे आ जाएगा तो देखो छोड़ेंगे नहीं फिर हम। अब शांति से रहिए। देखिए दीपक भाई, मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा इनको जो है हिंदुस्तान कुछ बता नहीं रही है। ये राहुल गांधी सो रहे हैं, कुछ सुन नहीं रहे हैं, तो ये मेरी गलती है क्या? 3 दिन पहले MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बाकायदा एक पूरा लेटर जारी किया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि 29 और 30 के रात के बीच में चाइना एक मिस एंडिवर कर रहा था, चाइना प्रोवोकेटिव एक्शन कर रहा था, वायलेशन कर रहा था। इंडिया की आर्मी ने उसे प्रिएम्प्ट किया। हमारे वीर जवानों ने जिस प्रकार से धक्का देकर
चीन के आर्मी को पीछे भेज दिया और हिंदुस्तान की संप्रभुता को बना के रखा। अब इनको ये सुनाई नहीं देगा क्योंकि माँ बेटे पेरोल पे है चाइना के, तो इनको तो हमेशा ही कहना है इंडिया के खिलाफ। ये 5 बार कह चुके हैं कब्जा हो गया, कब्जा हो गया, कब्जा हो गया, आर्मी हार गई, इंडिया की आर्मी हार गई। अरे भैया, माँ बेटे पेरोल पे हैं तो यही होगा और कुछ नहीं होगा। और जहां तक हिंदू का रिपोर्ट है, गलत है। हिंदू का रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। अननेम्ड सोर्सेस कुछ नहीं होता है। आप सोर्स नेम करिए ना, आप फोटो डाल के दिखाइए। अननेम्ड सोर्सेस क्या होता है? आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगा। दोनों को बराबर मौका मिला है, लेकिन मुझे बहस को खोलना जरूरी है। आपने सिन्हा, जनरल सिन्हा बैठे हैं, एक आरोप लगा है। जनरल सिन्हा, कई सारे कांग्रेस के प्रवक्ता का ये कहना है कि कई सारे फौज के अफसर बीजेपी के प्रवक्ता बनकर बैठे हैं। मैं ऐसा नहीं मानता। आप कुछ कहना चाहेंगे सम्मान के साथ आलोक शर्मा जी को? जी हाँ, यही सच था जब राफेल की यह बहस चलती थी 2016 से, और मुझे इसने कहा था कि मैं दलाल हूं और फ्रेंच कंपनी से भी पैसे खाते हैं। वही राफेल के लिए आज दुहाइयां दे रहे हैं। वही राफेल जब आ चुका, और कितनी बहस दीपक जी आपने भी की हैं, ये गालियां तो हम देश के लिए खाते रहेंगे। गोली खाई, हमने अपने खून बहाए। उस समय हमने कहा था यदि नहीं आएगा, और आप बताइए, हम लोग चीखते थे, चिल्लाते थे, ये लोग तो गालियां, ये शख्स मेरे ऊपर हाथ उठाया है टीवी चैनल में बैठ करके, हमने गाली दे रहा। आप जो यहाँ बैठ, अरे विवेक जी सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। कांग्रेस के डिफेंस में खड़े हो रहे हैं विवेक श्रीवास्तव जी। आपकी विचारधारा अलग अलग है दोनों की। कंक्लूड करने दीजिए जनरल सिन्हा को। जनरल सिन्हा जी, विवेक श्रीवास्तव जी प्लीज, आप ही के पास आ रहा है उसके बाद। दीपक जी, कई डिफेंस एक्सपर्ट तो टीवी में बैठ के गवर्नर बन गए। सच्चाई है कि नहीं है? आप इनके सच्चाई है कि नहीं है? आप अपने चैनल में बैठ करके यदि डायरेक्ट नैरेटिव चलाएंगे तो मैं आपके आगे इस भी आवाज उठाऊंगा। एक शख्स आपको कहता है कि वीडियो कैप्चर हो चुका, दौलत बेस्ड ओनली, और आप चुप रह करके उसको बोलते हैं डिबेट है। ये किस तरह का डिबेट है? आपको पता है वहां पर एक ब्रिगेड ग्रुप लगी है। आप इंडियन आर्मी को इतना नीचा गिराना चाहते हैं, और आपने सुना। आलोक शर्मा जी को दिखाइए प्लीज, उनकी बात का जवाब दे रहे हैं। मैं उत्तर देता हूँ। मुझे लगता है कि सिन्हा साहब जो है ना, उत्तेजित ना हो। ना, सवाल तो आपने कहा दौलत पे गोल्डी कैप्चर हो गया। आलोक शर्मा जी, ये जानकारी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को कहां से मिली? और जनरल सिन्हा जो कह रहे हैं उसमें पॉइंट है, बताइए। जनरल सिन्हा और आलोक शर्मा जी को लाइए। मैं उत्तर दे रहा हूँ। कैप्स्टोन दौलत के गोल्डी एरिया में चाइनीज आर्मी ने तमाम तरह के कंस्ट्रक्शन किए हैं। क्या ये सच है कि नहीं है? इनके मुंह जोड़ देने चाहिए ऐसे लोगों के। बीजेपी के आप बोलते हैं बीजेपी का कराने के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अरे आपत्ति आपको, मुझे आपत्ति है। आप ऐसे लोगों को आप यदि हो चुका, और दीपक बताइए ना, मैंने कैप्चर वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। आप लोग इस तरह के शब्द मुंह में रखते और पूरे देश को गुमराह करते हैं। भाषा बीजेपी की है। अब हम इसीलिए कहता हूं कि आप बीजेपी की भाषा बोलते हैं। नहीं आलोक भाई, मेरे स्मरण के हिसाब से शायद गलती से, लेकिन आपके मुंह से शब्द निकला था कि दौलत पे गोल्डी जो है कैप्चर हो गया। आपने कहा था ये डेप्सों के साथ साथ। इन्होंने कहा आपके चैनल तमाम मीडिया बता रहा है कि ऐसा हुआ है। सरकार के ऊपर आरोप लगाता हूं कि सरकार पूरी तरह से इस मामले में देश को गुमराह कर रही है। क्यों नहीं पिक्चर क्लियर कर देता? क्या आलोक जी, मैं फिर पूछ रहा हूँ आपसे, क्या इस बयान पर आप कायम हैं कि दौलत बेग गोल्डी कैप्चर हो चुका है? जो सवाल जनरल सिन्हा उठा रहे हैं। कैप्चर हो चुका, उसके ऊपर सरकार क्लैरिफिकेशन दे। अरे पानी में डूब मरो। ये लोग देश के हित में काम करने वाले लोग, चिल्लाने वाले लोग बीजेपी के पेरोल पे नजर आते हैं। दूसरों को चाइना के पेरोल उनके पैसों से बनने वाले लोग, आर्मी की बात ना ऐसे लोग शर्मा, और मुझे कहता है कैप्चर हो गया,
वीडियो कैप्चर हो गया नहीं कर रहा आपसे वीडियो। आप जैसे लोगों ने बीजेपी की बात रखी है और आप लोगों ने मीडिया को भी गुमराह किया। हम ऐसे वेटरन भी वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर दोबारा रिपीट करता हूँ दौलत एरिया में चाइनीज स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, सरकार उसको क्लैरिफाई करे क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। ठीक है, आप कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर, ठीक है, आपने अमेंड किया, मैं संबित पात्रा जी से इसका जवाब लूंगा, लेकिन जनरल सेना विवेक श्रीवास्तव के पास जाना पड़ेगा। विवेक श्रीवास्तव जी, आपको भी लगता है कि जो एक्स फौजी बोल रहा है कि भारतीय सेना अच्छा कर रही है, क्या वो बीजेपी के पैरोल पे है? आपको भी लगता है विवेक श्रीवास्तव जी? ऐसा नहीं दीपक जी, आप शब्दों को नहीं घुमाएं। दीपक जी, जनरल के श्रीनाथ सभा के साथ कई बार हमारे डिस्कशंस हुए हैं और बहसबाजी भी हुई है। आलोक जी, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, विवेक जी का जवाब ले लूं, उसके बाद सेना के साथ बहुत बार हमारी बहसबाजी हुई है। आप सफाई हाँ, सुनिए, बेसिकली भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, ब्यूरोक्रेट्स को खराब करो, फौजियों को लालच दिखाओ। अब तो जजेस भी रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट्स लेने लग गए हैं सरकार से, तो एक बहुत गलत तरह का ट्रेंड ये भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है। आप ये देखिए, ये 4-5 फौजी आकर के रोड बैठते हैं, ये रोड बीजेपी की बैठक अरे आप भी तो बैठते हैं विवेक श्रीवास्तव जी, रोज आप भी बैठते हैं। अपनी अरे विवेक श्रीवास्तव जी, आप भी रोज बैठते हैं हमारे साथ, आप भी हमारे भाई है, जनरल सेना हमारे बड़े भाई है। कुछ किया और उसके ऊपर फिंगर उठाते हैं। अरे विवेक भाई, ये बैठते तो आप भी तो बैठते हैं, आप भी तो रोज बोलते हैं सरकार को कि इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, मॉब लिंचिंग कर दी, हिंदुवादी एजेंडा ला दिया, मेजोरिटी की पॉलिटिक्स कर रही है। विवेक श्रीवास्तव जी, आप बोलते हैं कि नहीं बोलते रोज? बताइए। जनरल वीके सिंह को जब से रिवॉर्ड मिला है, दीपक भाई सुनिए, जब से जनरल वीके सिंह को रिवॉर्ड मिला है, रेवाड़ी में बहुत बड़ी रैली करने के बाद लोकसभा का टिकट मिला, ये तुमको तो 5 वोट नहीं आए, अरे बट्टा लगाते तुम क्या करोगे? ये आकर के विवेक श्रीवास्तव चाइना के पैसों से पढ़ने वाले लोग करते, देश के दुश्मन, कोई लेना देना नहीं है, देश के दुश्मन, रिटायरमेंट के बाद बीजेपी के दफ्तर के चक्कर लगाते हैं सुबह शाम और हाथ जोड़ के कहते हैं सारे चैनलों पे आप बैटिंग करिए। आप कुछ ये लोग से बात करके बोलता है, और विवेक श्रीवास्तव नहीं बोलते, ये सेना को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, अपनी ये देश को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ये सिर्फ पोस्ट पाकिस्तान के और टिकट के लिए और चाइना के पैसों से पलने वाले भारतीय जनता पार्टी के सारे झूठों के ऊपर कवर करने की। मैं 1 सेकंड विवेक भाई, 1 मिनट और जनरल सेना आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। ब्रेकिंग न्यूज मुंबई से आ रही है, वो मेरे लिए लेना जरूरी है। एनसीबी ने लंबी पूछताछ के बाद ड्रग मामले में शौविक चक्रवर्ती, जो गिरिया चक्रवर्ती के भाई है, उनको गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने माना था और ये बात साबित हो चुकी थी कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए या बाकी अन्य लोगों के लिए शौविक चक्रवर्ती ड्रग खरीदते थे। इसके डिजिटल सबूत एनसीबी के पास आए। आज सुबह उनके घर में रेड करी गई। उनके तमाम जो डिजिटल प्रूफ्स हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, पुराने मोबाइल हो, दस्तावेज हो, उसको एनसीबी ले गई और फिर उसके बाद एनसीबी की हिरासत में रहे और लंबी पूछताछ के बाद एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन मैं साफ कर दूं, ये सुशांत सुसाइड केस में गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि जो ड्रग चैट और जो ड्रग का कनेक्शन सामने आया था उसमें गिरफ्तारी है। ठीक है, तो अभी एक और बड़ी खबर आ रही है। अब से आधे घंटे बाद चाइना ने भारत से मीटिंग मांगी है। चाइना के विदेश मंत्री को किस तरह से, माफ कीजिएगा, रक्षा मंत्री को किस तरह से स्नब किया था और डिप्लोमेसी में इसे बहुत बड़ी बात माना जाता है। आइए दिखाते हैं उन तस्वीरों में जब राजनाथ सिंह ने चाइना के रक्षा मंत्री को एससीओ बैठक में रूस में पहचानने से ही लगभग इनकार कर दिया था। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अलग चल रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ जो चीन के रक्षा मंत्री हैं वो बिल्कुल अलग चल रहे हैं। डिप्लोमेसी में जनरली ऐसा नहीं होता। लगभग मेरा 30 साल का अनुभव है डिप्लोमेसी कवर करने का। जब इतने बड़े लेवल पर बातचीत होती है और इतने बड़े लेवल पर विदेश मंत्री आपस में मिलते हैं तो कम से कम प्लीजेंटरीज एक्सचेंज होती है। और भारत की इसी टफ स्टैंड के बाद देखिए बिल्कुल पीछे चल रहे हैं चीन के जो रक्षा मंत्री हैं, वो इस वक्त जो सामने चल रहे हैं वो चल रहे हैं रशिया के रक्षा मंत्री। और एक और दूसरी तस्वीर में आपको दिखाता हूं, ये जो पीछे की तरफ चल रहे हैं वो चीन के रक्षा मंत्री हैं। ये देखिए साइड में जो रूस के रक्षा मंत्री के स्पोक सर्कल करना था आपको। अब दूसरी तस्वीर दिखाइए, वहां पर भी बिल्कुल देख ही नहीं रहे हैं राजनाथ सिंह।
चीन के रक्षा मंत्री की तरफ। डिप्लोमेसी में इसे बड़ी बात माना जाता है और इसी के बाद अब से आधे घंटे बाद चीन और भारत की जो है द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है। इसे मैं चांस मीटिंग कहूंगा, क्योंकि भारत ने पहले चीन से मिलने से इनकार कर दिया था, लेकिन भारत के कड़े रुख के बाद चीन ने भारत से खुद ये मीटिंग मांगी है। सीधे चलता हूं मेरे सहयोगी मधुरेंद्र के पास। मधुरेंद्र जुड़ गए हमारे साथ। देखिए, एससीओ मीटिंग में रूस में है रक्षा मंत्री और बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है बैठक, क्योंकि रशिया चाइना संघाई चाइना कोऑपरेशन का जो है ये पूरा का पूरा मंच, इसमें पिछले साल जो हेड ऑफ द स्टेट की मीटिंग थी उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिश्केक गए थे। मैं उस मीटिंग के अंदर मौजूद था। और अब रशिया में जो मीटिंग हो रही है एससीओ की, सालाना समिट होती है रक्षा मंत्रियों की, उसमें भारत ने चीन को तगड़ा इग्नोर किया है। और इसके बाद चीन किस मुद्दे पर बातचीत करना चाहता है भारत के साथ, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। मधुरेंद्र जो हमारे लिए डिप्लोमेसी कवर करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि चीन की स्थिति आज क्या है। वैसे चीन की अगर बात करें तो चीन की तरफ से बयान आया है कि भारत और चीन के रिश्ते तो 1000 साल पुराने हैं, और उन्होंने दंगल का भी जिक्र किया है, उन्होंने जिक्र किया है बाकी चीजों का भी कि किस तरह के रिश्ते दोनों के साथ रहे। सीधे चलता हूं मधुरेंद्र के पास। मधुरेंद्र, क्या खबर आ रही है इस वक्त रशिया से, क्या हो सकता है और किस तरह के संकेत भारत की तरफ से चीन को दिए जाने वाले हैं इस बैठक के अंदर? देखिए, भारत की तरफ से ये बिल्कुल कर दिया जाएगा अपने काउंटर पार्ट के साथ। रक्षा मंत्री ये बिल्कुल साफ कर देंगे कि अगर शांति और व्यवस्था बनाए रखना है, खास तौर पर दोनों देशों के लिए जो कि बेहद अहम है, तो चीन को किसी भी कीमत पर अपने ही किए गए वायदे को मानना पड़ेगा, यानी डिसएंगेजमेंट को पूरी तरह से अंजाम देना होगा, स्टेटस को बनाना होगा। अप्रैल के पहले जिस तरह से दोनों देशों की सेनाएं एलएसी पर थी, उसी तरह की स्थिति में जाना होगा, वरना एससीओ का मायने भी एक तरह से नहीं रहेगा, क्योंकि एससीओ जो कि माना जाए तो जो तमाम देश है लगभग 40% पॉपुलेशन को एक तरह से हेड करते हैं, और इस इलाके में अगर शांति व्यवस्था नहीं रहेगी तो जाहिर है कि विकास प्रभावित होगा, इकोनॉमी प्रभावित होगी और तमाम जो अलाइनमेंट्स हैं वो भी खराब हो जाएंगे। अपने भाषण में भी रक्षा मंत्री ने साफ साफ संकेत दिया है कि बिना अमन और शांति के किसी भी तरह के विकास और किसी भी तरह की आर्थिक स्थितियों को नहीं कायम किया जा सकता। तो बेहद कड़े शब्दों में एक तरह से कहा जाए तो वर्ल्ड फोरम में भी और 1-to-1 बातचीत में भी इस बात को रक्षा मंत्री रखेंगे कि स्टेटस को बनाए चीन, वरना हालात जो है वो नहीं सुधरने वाले और भारत की किसी भी अपनी जमीन पर पीछे नहीं हटने वाला। ठीक है, तो भारत एक कड़ा रुख रखने वाला है। चीन ने मीटिंग मांगी है, उसके बाद ये मीटिंग हो रही है, क्योंकि पहले से चीन और भारत के रक्षा मंत्रियों की बैठक शेड्यूल नहीं थी। फिर से बहस में चलते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी, विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के लीडर, और साथ ही साथ जनरल सिन्हा जुड़े हुए हैं जो कि एक जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट है। आलोक जी, मैं सीधे आपके पास आऊंगा क्योंकि कई सारे सवाल आप पर उठे हैं। जनरल सिन्हा ने भी आपको जवाब दिया, विवेक जी भी कुछ बात कह रहे थे, लेकिन मैं यहां पर यह जानना चाहता हूं कि भारत लगातार कड़ा स्टैंड ले रहा है चाइना के सामने। दर्शक भी हमारे कह रहे हैं, लोगों का एक परसेप्शन है, क्या कांग्रेस इस मसले पर गलत स्ट्रैटेजी के साथ चल रही है? कई लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है दीपक जी, परसेप्शन बनाने में मीडिया का रोल है और तमाम ऐसे डिफेंस एक्सपर्ट जो केवल सरकार को बचाने का काम करते हैं उनका रोल है। हम सच बोल रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं मिलता है। हम साफ साफ पूछ रहे हैं कब्जा है कि नहीं भाई, अगर नहीं है तो ये चुशूल की वार्ता क्यों हो रही है 31 अगस्त से, और हमारी आर्मी क्यों कह रही है कि मई से पहले की यथास्थिति हमें चाहिए? अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो स्वाभाविक है कि जो लोग परसेप्शन बनाने का काम कर रहे हैं वो साफ तौर पर देश के सामने झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा 26 जून का आप भारतीय राजदूत का बयान देख लीजिए, 17 जून का फॉरेन मिनिस्टर का देख लीजिए, विदेश मंत्री का, 20 और 25 जून के बीच के जो डिफेंस मिनिस्टर के बयान है वो देख लीजिए। मुझे लगता है तमाम सरकार के ही बयान आपस में विरोधाभासी हैं। यहाँ पर मुस्कुरा के कोई डिफेंस एक्सपर्ट बने और सच ना बोले तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो गलत परसेप्शन देश को दे रहा है कि मुझे ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। कई डिफेंस एक्सपर्ट गवर्नर बन गए हैं, अरुणाचल में गवर्नर है, वो हमारे साथ रोज बहस करते थे। आलोक भाई, ये तो आपकी सरकार थी, तो आप भी डिफेंस एक्सपर्ट को गवर्नर बनाते थे। अरुणाचल प्रदेश में आपने कम से कम सही। आलोक भाई, अगर कोई डिफेंस एक्सपर्ट गवर्नर बनता है तो इसमें भारतीय कानून और संविधान का क्या उल्लंघन है, ये बताइए। आप लोग भी बनाते थे, आपने जनरल जे सिंह को अरुणाचल का गवर्नर बनाया, आपने कई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को गवर्नर बनाया। अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो गलत क्या है इसमें? ये मैंने कहा कोई गलती नहीं, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट जो बैठे हैं, आपने परसेप्शन का सवाल पूछा, ये डिफेंस एक्सपर्ट परसेप्शन गलत बनाते हैं। ये डिफेंस एक्सपर्ट देश के सामने
कई बार ऐसे तथ्यों को झूठ के तौर पर जमले में लपेट कर रखते हैं कि जैसे सरकार तो बहुत अच्छी है। अरे भाई, सरकार अगर अच्छी है आप अच्छा बताइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन झूठ मत बोलिए। रफाल में चोरी हो गई, रफाल नहीं आना चाहिए, रफाल कैंसिल हो जाना चाहिए। क्यों बदल दिया पता है आपको? मुर्मू साहब को क्यों लाए? 4 दिन बाद फाइल का क्या हुआ पता है आपको? मैं इसीलिए कह रहा हूँ बीजेपी की भाषा में दीपक जी, अब मुझे आना बीजेपी की पड़ेगा। भाषा। ठीक है, एक मिनट, जनरल सिन्हा हाथ उठा रहे हैं। जनरल सिन्हा का 30 सेकंड का काउंटर, क्योंकि सवाल उस पर है। उसके बाद डॉक्टर संबित पात्रा। देखिए, बीच में नहीं बोलने देंगे दीपक जी आप, ठीक है? और आपसे भी है, प्लीज आप क्लेरिफाई कीजिएगा कि डीबीओ कैप्चर हो गया। डीबीओ कैप्चर हो गया, सियाचिन हाथ से निकल चुका है। यदि डीबीओ कैप्चर हो गया तो सियाचिन निकल गया। या आप देश को यदि आप गुमराह करके छोड़ेंगे, देखिए क्या हुआ है, मैं आपको बताता हूँ क्यों बोला जा रहा है पीछे चले जाइए। आप लोगों ने 5 एग्रीमेंट करा लिए थे और वो शुरू हुआ था 88 राजीव गांधी के जाने के बाद, 93, 96, 2005, 2012। ये नहीं बताते हैं दीपक जी, मैं चुप हो जाता। बुलवाइए इनसे। शहीद कैसे हो गए उसका जवाब नहीं देंगे। 88 के बाद कोई जवाब शहीद नहीं हुआ। आप बुलवाइए बोल लेने दीजिए उनको, फिर मुझे संबित पात्रा जी के पास जाना है। भाई, आलोक शर्मा जी को भी फ्रेम में दिखा दो। जो बोल रहे हैं उसको फ्रेम में नहीं दिखाएंगे। आलोक जी प्लीज, 30 सेकंड। जनरल सिन्हा जी, जब आप 5 एग्रीमेंट किए, क्या किया चाइना ने? जो उसका कैंप है 36 किलोमीटर बिहाइंड गलवान में, वो वहां से चला एक्साइज के बहाने, एक्साइज करने के बाद, और हमारे एलओसी से तकरीबन 2-3 किलोमीटर, क्योंकि ये आपके इसमें लिखा हुआ है, वो भारी तादाद में आके बैठ किया। ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। वो पंजाब 1-2 से चला अपने कैंप से और पीछे। वर्तमान पे या कोई तो इनसे बुलवा लीजिए दीपक जी, मुझे नहीं बुलाया, याद करें आप। यदि आप आलोक जी प्लीज, आलोक जी प्लीज कंक्लूड कर लीजिए। संबित पात्रा जी का वक्त है। संबित पात्रा जी, इसके बाद आलोक, जनरल सिन्हा। जवाब नहीं देंगे, एक सवाल नहीं उठाएंगे सरकार पर। राजीव गांधी, 88, फलाना, यही तो बीजेपी के। मैं जरा आ जाऊं, बुलवा लीजिए। मैं डायरेक्टली आता हूँ। मैं आता हूँ देश के हित में, बुलवा लीजिए जितना बुलवा। जनरल सिन्हा, आप थोड़ा सा मुझे अलाउ करिए। ठीक है, एक मिनट। डॉक्टर संबित पात्रा, डॉक्टर संबित पात्रा, आलोक शर्मा जी सुनिए, और आलोक शर्मा जी और संबित पात्रा को दिखाइए प्लीज। नहीं, मैं दीपक जी, आपकी अनुमति हो तो मैं जरा जनरल सिन्हा से बातचीत करना चाहता हूँ। हाँ, मैं जरा हम दोनों को दिखाइए। मैं जनरल सिन्हा से बातचीत करना। जनरल सिन्हा, आप मेरे पिता तुल्य हैं। आपने इस देश, आपने नहीं, ये पहले गद्दारों को जरा साइलेंट कर दिया जाए। ये गद्दार बीच में ना चिल्लाएं जरा। दीपक भाई, मेरी रिक्वेस्ट है। हम सब ये बीच में चिल्लाने का काम बंद किया जाए। ये काम बिल्कुल, जो देश को गुमराह करता है और जो अपनी देश की आर्मी को कहता है सरेंडर किया, वो गद्दार है। जरा इनको शांत करिए। और देखिए, हम तो शांत होकर बैठे हुए हैं, इनके बीच में हम बोलते हैं। अब हमें बोलने दीजिए। मैं जनरल सिन्हा से बात करने का मेरा अधिकार है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। आप बिल्कुल गद्दार हैं। विवेक जी आपके पास आऊंगा। विवेक जी संबित जी के पास आपके पास आऊंगा। जनरल सिन्हा से बात करने दीजिए। आप जब तक बोल रहे थे, मुझे जरा जनरल सिन्हा से बात करने दीजिए। आप इनको बंद करिए। नहीं, आप पहले इनको बोलिए माफी मांगे। अब शांति, आप पहले माफी कहे तो माफी मांगे। गद्दारों गद्दारी बोलना चाहिए, एकदम गद्दार नंबर 1 हो। तुम्हारा नाम भी विवेक श्रीवास्तव का होगा, कोई शी जिनपिंग कुंग ऐसे ही होगा। अरे भैया, कम्युनिस्ट वाले शी जिनपिंग कुंग, भाई बैठो शांति से, हल्ला मत मचाओ। जरा ये चाइनीज एजेंट को जरा साइड करना। दीपक भाई, ये जरा कम्युनिस्ट चाइनीज एजेंट को साइड करना, जरा साइड लगाना। इसको मेरे को जरा बात करने दिया जाए। ए शी जिनपिंग कुंग, हटो, साइड हटो। ये, अरे दीपक भाई, ये जरा आलोक भाई, आपका भी काउंटर होगा। बोलने नहीं देगा। ये चाइनीज एजेंट को और मैं पहले ही कह चुका हूं, गद्दार सब दीपक भाई, ये चाइनीज एजेंट को पीछे मैं जरा जनरल साहब से बात करना चाहता हूँ। और अपनी सीमा, मैं जनरल साहब से बात करना चाहता हूँ। प्लीज मुझे बोलने बात करने। जनरल साहब, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ओहो, ये फिर आ गया चाइनीज। ये क्या इंडियन चैनल में चाइनीज सब इतना बोल रहे हैं? बैठिए, हम लोग चले जरा मैं जनरल सिन्हा से बात। अरे आलोक भाई, इतनी देर तो बोल दिया आपने। एक मिनट, सबसे ज्यादा टाइम आलोक शर्मा को मिला है। दीपक भाई, हम तो इनको सुनते रहते। मैं तो पूरा चाइनीज स्पोक्स पर्सन को पूरा सुना, ये मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। देखिए, फिर मिसाइल लॉन्च करना पड़ेगा। मैं चाइनीज स्पोक्स पर्सन, शांति होकर बैठ जाओ। अब मुझे जनरल सिन्हा से बात करने दिया जाए।
ये देखो दोनों चाइना और पाकिस्तान को देखो जरा, दोनों नॉन स्टॉप बोलने नहीं देंगे। दोनों शांति से बैठिए, दोनों शांति से बैठिए। अब मुझे अपने देश की फौज से बात कर, ये एक गद्दार और दूसरा चाइनीज, देखिए दोनों को देखिए जरा। दीपक भाई ये शॉन्ग जुंगपिंग को पीछे करना, दीपक भाई ये शॉन्ग जुंगपिंग को पीछे करो। सुन लीजिए, आपको भी काउंटर का मौका मिलेगा। तो कुछ कहना चाहते हैं, सुन लीजिए हमको। मैं जनरल सिन्हा से बात करना चाहता हूं। मैं उस शब्द पर अपनी राय दे चुका और आलोक शर्मा जी दोनों, सिर्फ संबित पात्रा जी। नहीं तो पार्लियामेंट्री वर्ड का यूज करें, पहले आप इस तो पार्लियामेंट्री शब्द का यूज करो, प्रवक्ता बन के। ओहो पार्लियामेंट्री बैठिए मिस्टर सी जिनपिंग, बैठिए आप बोलने दीजिए, इतना हल्ला दरकचन मत बढ़ाइए। ओहो बहुत बढ़िया आप बैठिए। मुझे जनरल से, अरे भैया लॉन्च करना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे को गद्दार कह चुके हैं और मैं ये कह रहा हूँ कि इस पैनल में कोई भी गद्दार नहीं है। अब बहस को आगे बढ़ाते हैं। संबित पात्रा जी, अब मैं जनरल सिन्हा से बात, देखिए जनरल सिन्हा, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। जनरल सिन्हा देखिए, आप इस देश के धरोहर हैं, आप एक जनरल रह चुके हैं, आप हमारे पिता समान हैं और देश के आपके जो जज्बे हैं, जो इमोशंस है, वो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि देश के खिलाफ कोई कुछ करता है, कहता है तो आप उत्तेजित हो जाते हैं। मैं तो सिर्फ आपसे इतना कहूंगा, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ सर। इनके लिए, इन जैसे लोगों के लिए अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए सर। ये हम बैठे हैं, आप तो देश को बचाने वाले लोग हैं, हम बैठे हैं इन जैसे, ये सब जो चाइनीज एजेंट है ना, इनको हम ठीक कर देंगे। आप भेज दीजिए ना आप सर देखिए, आप देश के धरोहर हैं। आप तो हम जैसे 10 को, आप तो इन जैसे 10 को निपट लेंगे, मगर हम नहीं चाहते हैं आपकी एनर्जी इनके पीछे खत्म हो। अरे सुनिए जनरल सिन्हा, मुझे आप 5 सेकंड दीजिए, मुझे जरा 5 सेकंड दीजिए। अरे फिर बोला कोई लेफ्ट के मुख्यालय जाता है, कोई बीजेपी जाता है, कोई कांग्रेस जाता है, गलत क्या? मुझे बोलने दीजिए, ये तो बता दीजिए। दीपक भाई थोड़ा शांत, दीपक भाई थोड़ा शांति से मैं बात रख लूं। मैं इतनी देर सुना, मुझे अच्छा लगा, थोड़ा खून बढ़ेगा। आलोक भाई, संबित पात्रा जी, सिर्फ 30 सेकंड दे दीजिए। मुझे इलाहाबाद जाना है, प्रयागराज जाना है, मुनिशंकर पांडे के पास। संबित जी, मैं देखिए, मैं इतना कह रहा, मैं तो जनरल सिन्हा, ये कांग्रेस पार्टी तो वो लोग हैं जो काम वाली बाई को प्रेसिडेंट बना देते हैं, जिन्होंने बच्चे संभाले थे गांधी परिवार में, जिन्होंने उनके बच्चों की पोटी साफ की थी, जिन्होंने खाना बनाया था किचन में, उनको प्रेसिडेंट बना देते हैं। ये क्या आपके लिए बोल रहे हैं? आप इनकी बातें सुन रहे हैं? ये तो ड्राइवर और काम वाली बाई को बना देते हैं। छोड़िए ना, अरे भैया हम तो आर्मी के चीफ को बनाते हैं, हम तो जनरल को बनाते हैं, आप तो ड्राइवर को बना देते हैं। अब बैठ जाओ, अब हल्ला मत करो, अब मुझे बोलने दो। देखिए मैं आपको बताता हूं दीपक भाई, देश आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तान की आर्मी जीत रही है, इनसे हजम नहीं हो रहा है। इनको गद्दार नहीं कहूं तो मैं क्या कहूं, आप बताइए जरा। ये जो सुबह से बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं दौलत बेग ओल्डी लुट गया, दौलत बेग ओल्डी पे कब्जा हो गया, डीएसडीबीओ पे कब्जा हो गया, ये गद्दारों की भाषा है कि नहीं? मैं आपसे पूछता हूं, कहां कब्जा हुआ है? हमारी इंडिया की आर्मी डटी हुई है, 20 जवान शहीद हो गए हैं, 100 जवान से अधिक चाइना के मार चुके हैं, और ये गद्दार कह रहे हैं कि नहीं चाइना जीत गया और इंडिया हार गई। जो बार-बार जो झूठे तत्व रखे और जो बोले कि इंडिया हार गई, जो बोले कि इंडिया की आर्मी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है इंडिया की, आप बताइए दीपक जी, ये गद्दार नंबर 1 है। अरे माँ बेटे ने 2008 में चंद रुपए लेकर अपने नियत को गिरवी रखा है चाइना में। माँ बेटे ने चाइना में अपने नियत को गिरवी रखा है। अच्छा, मैं दोनों को 1 मिनट रोकूंगा। बहुत वर्बल फाइट हो गई, मुझे प्रयागराज चलना है। मेरे दर्शक मुनिशंकर पांडे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुनिशंकर पांडे जी, आप देख रहे हैं कांग्रेस बीजेपी के बीच या विपक्ष और सरकार के बीच जो तनाव है, आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है दौलत बेग ओल्डी या फिर डेप्सांग की जगह पर चाइना कब्जा कर चुकी है? आपका क्या मानना है? ये सवाल बहस में है आज के दिन। दीपक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आम आदमी की तरह इस मुद्दे को कहूं तो भारत सरकार बहुत माकूल जवाब दे रही है चीन के हर कदम का। आप देखिए, इस समय डेमोक्रेटिक अलायंस बन रहा है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के नेतृत्व में चीन को चारों तरफ से घेरने की बात की जा रही है। साथ ही अभी आज ही की घटना है, ताइवान ने बहुत तेजी से जो है कार्रवाई की, जब चीन ने उसमें सीमा में घुसने का लगातार आक्रमण चीन कर रहा है। आप देखिए, पूरे इस घटनाक्रम में एक चीज स्पष्ट नजर आ रही है, भारत सरकार बहुत ही रणनीतिक दृष्टि से, जो आपने प्रश्न किया था कि भारत सरकार क्या मासूम जवाब दे रही है,
तो भारत सरकार बहुत माकूल जवाब दे रही है। ठीक है आलोक शर्मा जी 30 सेकंड आपके, 30 सेकंड आपके। अब इनको भी कहेंगे ये भारतीय जनता पार्टी के। पांडे जी प्रयागराज से जुड़े हुए मेरे सामान्य दर्शक है, टेलीफोन के थ्रू आए हुए हैं। देखिए, मुझे लगता है कोई भी अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र है। अगर उनको लग रहा है कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, सरकार अच्छा काम कर रही है, तो स्वतंत्र है कहने के लिए। लेकिन मेरे जो मूल सवाल थे कि भाई मोदी साहब ने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ वहां पर, तो फिर 20 जवान शहीद कैसे हुए उसका आज तक देश को जवाब नहीं मिला है। दूसरी बात, क्या आज भी जो फिंगर 4 और 8 के बीच में इंडियन चाइनीज आर्मी जो बैठी हुई है और इंडियन आर्मी वहां से पीछे हटी है, क्या ये सच है कि नहीं? और अगर ये सच है तो फिर कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही? ठीक है, सीधे ब्रेक लेता हूं आलोक भाई, आप ही की बात से शुरू करूंगा और विवेक श्रीवास्तव जी आएंगे इस बहस के अंदर आप, क्योंकि विवेक जी इतनी देर आप खामोश कभी बैठते नहीं है। वैसे मैं देख रहा हूं कि आप बिल्कुल चार्ज अप हो चुके हैं। जैसे ही आलोक शर्मा जी ने अपना मशीन गन से जो है फायर किया है कि सरकार स्थिति स्पष्ट करे, आऊंगा आपके पास ब्रेक के बाद। तो हम कर रहे हैं देश की बहस और मुद्दा है चीन का, क्योंकि चीन को लेकर राहुल गांधी कांग्रेस के नेता ने कई सवाल सरकार पर उठाए हैं। इसीलिए वही बातें आलोक शर्मा जी हमें बता रहे हैं कि उनको सरकार के किन बयानों पर आपत्ति है। साथ ही साथ लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं, जिनका यह मानना है कि चीन जितनी भी हमारे में अंदर उंगली कर ले, लेकिन हमको युद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि चीन पड़ोसी है। जनरल के सिन्हा हमारे साथ है, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, और डॉक्टर संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। विवेक जी, ऐसी शांति का क्या करे जब चीन हमारे 20 लोगों को मार दे, फिर भी आप कहें कि युद्ध नहीं शांति होनी चाहिए। आप जनरल सिन्हा को बोल रहे थे कि कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट बीजेपी ऑफिस में जाते हैं, लेकिन जब आप चीन की बैटिंग करते हैं रोज यहाँ पर बैठकर, तो इसको क्या माना जाए? तो मैं हाँ जी नहीं, चीन की हम कोई बैटिंग नहीं करता, भारत की बैटिंग करते हैं। और अगर दो न्यूक्लियर नेशंस हैं और युद्ध होगा तो क्या हो सकता है आप खुद सोच लीजिए। तो ये जो शेख चिल्ली की बातें हैं कि उन्होंने एक टॉप पे कब्जा कर लिया, हमने एक टॉप पे कब्जा कर लिया, हमारा एक एज हो गया, उनका एक एज हो गया। जब दो न्यूक्लियर नेशंस होते हैं तो ये बात ये बातें बेमानी हो जाती हैं। तो इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ बैटिंग फॉर चाइना, इट इज द क्वेश्चन कि मैच्योरिटी के साथ 2020 में आपका फोकस किन चीज़ों पे होना चाहिए और किन चीज़ों पे नहीं होना चाहिए। वॉर शुड बी अवॉइडेड, हम ये कह रहे हैं। दूसरी बात है, जहाँ तक ये बोगस डिफेंस एक्सपर्ट्स का सवाल है, एक टेबल चेयर बीजेपी ऑफिस में मैं कल भिजवा दूंगा, इनको जगह दे दी जाए और हो सकता है तो कुछ स्पेस संबित पात्रा इनको दिला दें। रोज ये बीजेपी की बैटिंग करते हैं, देश की बैटिंग कराने नहीं आता हूं। आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर द नहीं, ये गलत है विवेक भाई, ये गलत है। आप किसी की इंटीग्रिटी पे, मैं आपकी इंटीग्रिटी पे नहीं डाउट करता, आपको जनरल सिन्हा की इंटीग्रिटी पर नहीं डाउट करना चाहिए। और चलिए, बिल्कुल बड़ी खुशी की बात है, इनको बोलने देंगे। हाँ, आप गद्दार क्यों बोलते हैं? आप कांग्रेस को गद्दार क्यों बोलते हैं? सर, उन्होंने कभी किसी को गद्दार नहीं कहा, उन्होंने कभी किसी को गद्दार नहीं कहा इस शो के दौरान। विवेक जी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, प्लीज, मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ। बीजेपी की बैटिंग करते हैं और अपोजिशन के ऊपर हमले करते हैं, न्यूट्रल होकर के नहीं बोलते हैं। यदि मैच्योरिटी से बोलना चाहिए, हमेशा मैच्योरिटी से बोलना चाहिए, कभी सेना की बात नहीं रखते हैं, सच्चाई है। हम किसी रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी, नो वी रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी, ना बुलाए, वी लव द इंडियन आर्मी। अच्छे लोगों को नहीं। विवेक श्रीवास्तव जी, आपने बात कही जनरल सिन्हा, मैं माफी के साथ आप पर आऊंगा, मुझे बेहद आपत्ति है विवेक श्रीवास्तव जी ने जो कहा। लेकिन मेरे साथ इस वक्त निहारिका वासने दिल्ली से जुड़ गई हैं। निहारिका, आप लगातार इस बहस को सुन रही हैं, आप क्या मानेंगे? क्या ये उचित है कि डिफेंस एक्सपर्ट को भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोल दिया जाए? आपकी व्यक्तिगत राय क्या है इस पर? क्योंकि दो पार्टियां सीधे डिफेंस एक्सपर्ट्स पर आरोप लगा रही हैं कि नहीं भाई ये तो बीजेपी की बैटिंग करते हैं। मैं ये कहूंगी कि अगर हम इसको पॉलिटिकल वे में ना देखकर डायरेक्ट वे में देखें कि जो हमारा मतलब भारत जिस तरह से लड़ रहा है, और मतलब चाइना का सबको पता है कि चाइना चाह रहा है कि उसका जो शासन है और जितनी जगहें हैं उसको बढ़ा दी जा सके, और भारत उसको मतलब वो हमारे पर भी कब्जा करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत उसको रोक रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से रोक रहा है। और हमें मतलब कहते हुए ये गर्व होना चाहिए कि हमारे जो जवान लड़ रहे हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से लड़ रहे हैं और हमें गर्व होना चाहिए उन पर। हमारे जवानों पर गर्व होना चाहिए। और जनरल सिन्हा, आप जैसे जवान जिन्होंने अपनी जिंदगी सेना में दे दी, बिटिया कह रही है हमारी निहारिका की गर्व होना चाहिए। जनरल सिन्हा, चूंकि विवेक जी ने आप पर टिप्पणी की इसलिए काउंटर का मौका मिलता है आपको। सुनिए, अगर गर्व होना चाहिए, हम भी तो ये कह रहे हैं कि इनको अपने ट्रैक रिकॉर्ड पे गर्व होना चाहिए। इनको अपने ट्रैक रिकॉर्ड पे तो कम से कम गर्व कर लो।
कि जब कांग्रेस की सरकार थी और आप सर्व कर रहे थे फौज में, लड़ रहे थे, देश को बचा रहे थे, आपको गर्व नहीं है अपनी सर्विस पे? करके ये सब बातें उस वक्त सुनवा आपको रहे हैं देश पे गर्व दीपक नहीं जी। है? ना विवेक चौधरी, क्या ऐसे इसका क्या व्यक्ति को लॉजिक है? नहीं, जनरल सिन्हा आप बोलिए व्यक्ति please। को निकाल के विवेक फेंकना जी, चाहिए आपको डिबेट से दीपक जी। ऐसे दीपक जी, व्यक्ति को डिबेट से बहिष्कृत करना चाहिए, आप सबको गद्दार बहिष्कृत बोलेंगे। करना चाहिए। आप सबको गद्दार ऐसे बोलेंगे। व्यक्ति को डिबेट में बिल्कुल बैठने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। ऐसे गद्दारों के साथ डिबेट नहीं होना चाहिए जो इंडिया के आर्मी के ऑफिसर के खिलाफ इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि अपनी ट्रैक रिकॉर्ड देखो, आप अपनी ट्रैक रिकॉर्ड देखो। इतनी हिम्मत कैसी हो जाती है आर्मी ऑफिसर्स के लिए ये भाषा प्रयोग करने का? तब ये लड़े, तब ये सर्विंग ऑफिसर ये किस प्रकार के लोग हैं यहाँ दीपक भाई? कर नहीं है क्या? तब कांग्रेस की सरकार थी। दीपक भाई अब मुझे जरा आना पड़ेगा। दीपक भाई मुझे लगता है नहीं, दीपक भाई इंडियन आर्मी को डिफेंड करने के लिए अब मैं आऊंगा। पूछे क्या हुआ है? दीपक जी एक मिनट दीपक जी, फौज नहीं थी तो फौज में लोग लड़ते नहीं थे। दीपक जी हमें कोई ठीक है विवेक, अब नहीं बहुत हो गया। आप किसी सैनिक के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। जनरल सिन्हा बोलिए। आलोक जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। जनरल सिन्हा पात्रा जी से देखिए दीपक जी, देखिए दीपक जी, देश की सेना जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसके नीचे पूरी कार्रवाइयां करती है। पीछे क्यों हमें किसी भी पार्टी से लेना देना नहीं है, पॉलिटिकल है। हम सच्चाई बोलते हैं। यदि सच्चाई आप लोग बोलते तो परसेप्शन ही नहीं बनता। बुलवाइए बीजेपी ने कभी सच बोला तो आप सच बोलेंगे। अरे हम लोग को बोलने दीजिए। अगर बीजेपी की बात ये डिफेंस एक्सपर्ट बोलते हैं तो कांग्रेस की बात बोलने वाले डिफेंस एक्सपर्ट इस देश में क्यों नहीं पैदा हुए, ये भी बता दीजिए मुझे। लॉजिकल सवाल है आलोक भाई। डिफेंस एक्सपर्ट मैं उत्तर देता हूं दीपक जी, किसी भी डिफेंस एक्सपर्ट को किसी पार्टी की भाषा बोलनी ही नहीं चाहिए। आपका सवाल ही गलत है। हम नहीं चाहते कि कांग्रेस की भाषा बोलने वाले नकली और बोगस डिफेंस एक्सपर्ट पैदा हो। मुझे लॉजिक समझ नहीं आया। माफ कीजिएगा आलोक भाई। संबित पात्रा जी आलोक भाई संबित जी को बहुत की आवाज कम करिए। हम लोग शांति से सुनते हैं, ये बीच में चिल्ला के हमें बोलने नहीं देते हैं। दीपक जी मुझे बहुत बुरा लगा आज के इस डिबेट में। मेजर जनरल बैठे हुए हैं, ये कोई एक्सपर्ट नहीं है। नहीं दीपक जी आप इनकी आवाज जरा कम रखिए। हमने शांति से सुना ना इनकी बातों को, अब हमारा भी अधिकार है ना बोलने का। दीपक जी जमीन पर कब्जा करवा के यहाँ पर प्रवचन दे रहे हैं आप। ना एक मिनट आलोक भाई हम डिबेट में है ना, हम डिबेट में आपकी बात का जवाब तो दे रहे हैं। उन्होंने कहा हिंदू की रिपोर्ट गलत है, उन्होंने कहा दीपक जी बहुत हो गया गद्दार। अब शांति से सुनिएगा क्या? प्लीज लगा रखा है इनको। इन जैसे गद्दारों को प्लीज बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक मेजर जनरल जो आपके डिबेट में बैठा हुआ है, उस मेजर जनरल को ये भला बुरा कह रहे हैं और हम बैठ के 4 सिविलियन सुन रहे हैं। अरे धिक्कार हो ऐसे डिबेट को। मैं तो कहता हूं ऐसे डिबेट में हम लोग को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। जिस डिबेट में एक मेजर जनरल को एजेंट कहा जाए, दिखा हुआ कहा जाए, उससे बदतर डिबेट कोई नहीं हो सकता है। मैं बता दूं आज आपको, और आज मैं ये ट्वीट भी करूंगा। ये बहुत खराब बात है। देश के एक मेजर जनरल को बैठा करके उसको अपमानित करना, उसके लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, ये देश के आर्मी के मनोबल को गिराना है। ऐसा डिबेट नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को डिबेट से बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसे गद्दारों को जिनके माँ बेटे चीन से पैसा लेके बिके हुए लोग हैं और ये आके इंडिया की आर्मी के खिलाफ बोलते हैं। ये बीजेपी की बात रखते हैं, ये देश के आप चुपचाप बैठिए, आर्मी की बात नहीं रखते हैं। दीपक भाई मैं 20 सेकंड में कंप्लीट करूंगा। आप सब आपको डिबेट के लिए करना है। 20 सेकंड में कंप्लीट करूंगा। आलोक भाई आप भी विवेक जी आप नहीं। और मैं कह रहा हूं इस पैनल में कोई गद्दार नहीं है। हम सब देशभक्त लोग हैं, किसी की आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है। ये मेरा टेक है। संबित पात्रा जी कंक्लूड करने दीजिए। संबित पात्रा जी को आलोक जी मैं आऊंगा आपके पास। कैसे कंक्लूड करूं? ये सारे चिल्लाएंगे तो कैसे कंक्लूजन होगा? दीपक जी कभी भी आपके डिबेट में चिल्लाना नहीं होता था। मुझे लगता है कि शांतिप्रिय तरीके से हम डिबेट करें। देखिए आपके डिबेट में एक व्यक्ति को जो कि इंडियन आर्मी का वेटरन है उसको कहा गया कि बिका हुआ है। आपके डिबेट में कहा गया कि मीडिया परसेप्शन, झूठी परसेप्शन तैयार कर रही है। आपके डिबेट में जो जनता आके बोल रही है उनको भी झूठा कहा गया है। क्या ये माँ बेटे ही सच्चे हैं? और ये जो चाइनीज एजेंट यहाँ बैठे हुए हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, यही सच्चे हैं? बाकी पूरा हिंदुस्तान झूठा है? अरे ये फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं दीपक भाई। इनके
इनके पास कुछ नहीं है, ना 3 में है ना 13 में है। ये फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। इंडिया की आर्मी की जीत होती है तो इनको फ्रस्ट्रेशन होती है। जब नहीं आप बताइए, जब डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सर्जिकल स्ट्राइक का ऐलान किया था, यही वो लोग है ना जिन्होंने कहा था डीजीएमओ झूठ बोल रहे हैं, डीजीएमओ बिके हुए हैं, डीजीएमओ चाइनीज एजेंट है। मैं बताता हूं, ये ऐसे लोगों को गद्दार ही बोलना चाहिए। इनका नाम ही गद्दार है। और गद्दार कैसा होता है? गद्दार क्या कोई अलग कपड़ा पहन के आएगा? गद्दार वाली बात से बाहर यही गद्दार होते हैं। हुसैन दलवाई जो खाते देश के हैं और देश के खिलाफ बोलते हैं। कांग्रेस के किसी नेता ने कभी नहीं कहा कि हमने चीनी सैनिकों को नहीं मारा है। मैं हुसैन दलवाई का स्टेटमेंट सुना रहा हूं, आप अपनी बात कह दीजिएगा। हुसैन दलवाई कांग्रेस के नेता क्या कहा था, सुन लीजिए। आलोक जी को फ्रेम में दिखाइएगा। बात है कि हमारे 20 जवान मारे गए और बिना शस्त्र हो गए थे, बिना शस्त्र गए थे। पाकिस्तान वो चीन के भी बिना शस्त्र आए थे ऐसा बोला जाता है, लेकिन वो आए, वो लाठी लेके उसको खिले लगे हुए थे और लोखंड लगाया हुआ था और उससे उन्होंने मारा। एक भी उनका जवान मरा नहीं, सारे हमारे मरे। एक भी उनका जवान मरा नहीं चाइना का। आलोक शर्मा जी ये कहा था हुसैन दलवाई ने। अब आप क्लैरिफाई कर दीजिए, कांग्रेस के नेता ये बयान देकर खुद सेल्फ गोल क्यों करते हैं? दीपक जी, मैं उत्तर देता हूं। मुझे डिफेंस मिनिस्ट्री का एक भी बयान दिखाइए जिसमें लिखा हो कि चाइना के इतने जवान मरे। बड़ा अच्छा डिबेट करा रहे हैं आप, बड़ा अच्छा डिबेट करा रहे हैं, करवाइए। 4 दिन पहले खबर दिखाए गए, मतलब आप यहाँ बोलिए, आप यहाँ बोलिए कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन के नाते कि इंडिया के जो 20 जवान थे, अरे प्राइम मिनिस्टर ने बोला मारते मारते मरे हैं। अरे सुन लो कान खोल के, प्राइम मिनिस्टर ने बोला मारते मारते शहीद हुए हैं, मारते मारते। और कैसे बोलेंगे, और कैसे बोलेंगे? आप देख रहे गद्दारों को, आप देख रहे गद्दारों को। अरे भैया, यहाँ पर कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन बोल रहा है कि जो 20 शहादत प्राप्त हमारे जवान हैं, उन्होंने एक को भी नहीं मारा। बोलिए, ये हमारे जवानों के शहादत के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि एक भी चाइनीज हैवान को हमारे जवानों ने नहीं मारा, उन्हें कायर बोल रहे हैं। अरे धिक्कार है, कायर तो आप है, हमारे जवान कायर है। कोई कौन बोलता है, कौन बोलता है हमारा जवान कायर है? कायर आप है, कायर बाप बेटे हैं, कायर पंडित जवाहरलाल नेहरू था। ये पूरी गांधी फैमिली कायर है, बिकी हुई फैमिली है। ये पूरी फैमिली पैसे लेती है चाइना से। इस फैमिली ने देश को बेचने का काम किया है, इस फैमिली ने देश को बेचने का काम किया है। कायर है राहुल गांधी, कायर है सोनिया गांधी, बिके हुए हैं ये लोग। कायर था नेहरू। और आपकी हिम्मत, जो आप कह रहे हैं कि 20 जवान हमारे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज, दोनों ने अपनी अपनी बात रखी है। मेरा वक्त खत्म हो रहा है। मैं अगली बार आलोक भाई, विवेक श्रीवास्तव जी और संबित भाई, मैं तीनों से रिक्वेस्ट करता हूँ। आप सब जानते हैं डिबेट में अगर एक दूसरे के ऊपर स्काइप पे बोलेंगे तो किसी की आवाज नहीं जाएगी। प्लीज, आप सब जानते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मेरे पास अफसोस आज वक्त इतना था, लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है। जनरल सिन्हा, कंक्लूडिंग कमेंट आपका। देखिए दीपक जी, एक भी दुश्मन चाइना का नहीं मार पाए हम। डीबीओ कैप्चर हो गया। आपका कंक्लूडिंग रिमार्क यही होना चाहिए, यही सच्चाई है कि क्योंकि देश के दुश्मन बोल रहे हैं और आपके डिबेट में यही आया खुल करके कि डीबीओ कैप्चर हो गया। मैं कंक्लूड करता हूं। मेरा कंक्लूजन यह है कि भारत की सेना के शौर्य पर कभी भी सवाल नहीं उठ सकता। और भारत के 20 सैनिकों ने जो मरते मरते चाइनीज सैनिकों को मारा है, उसके इंटरनेशनल सबूत, ताबूतों के सबूत, कब्रों के सबूत आज दुनिया के सामने आ रहे हैं। हमारी बहस में आज के लिए इतना ही। लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। और मैं बता दूं, 96% लोग मानते हैं कि विस्तारवादी नीति का भारत सही जवाब दे रहा है। एक ब्रेक।